हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शोभा कमल मीना, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, आज का अध्ययन टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पोरिफेरा। संघ पोरिफेरा में उन प्राणियों को सम्मिलित किया जाता है जिनको सामान्यतः अपन स्पंज के नाम से जानते हैं। स्पंजों के स्वभाव के विषय में कई प्रकार के विचार रखे गए, किंतु एलिस ने लगभग 1765 में स्पंजों के शरीर में जल की धारा और ओस्कुलम में गति के आधार पर इनके जंतु स्वभाव की पहचान की। वैसे देखा जाए तो पोरिफेरा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पोरस, यानी पोर, और पोर मीन्स छिद्र। फेरा टू बियर यानी रखने वाले। इसका मतलब ये है कि जिस जंतु के शरीर में छिद्र पाए जाते हैं उनको सभी समूह को संघ पोरिफेरा में रखा। और ये चीज़ आरी ग्रांट ने लगभग 1836 में परिभाषित किया। पोरिफेरा को इसलिए छिद्रदेही प्राणी कहा जाता है क्योंकि और भी इस पे कई लाक्षणिक विशेषता है जिसके आधार पर हक्सले एवं सोलास ने स्पंजों को अन्य उच्च मेटाजोआ प्राणियों से अलग रखने का प्रस्ताव रखा। बाद में उसको माना गया। आजकल फाइलम पोरिफेरा को शारीरिक संगठन के आधार पर मेटाजोआ से अलग शाखा पैराजोआ में रखा गया है। बात करते हैं फाइलम पोरिफेरा के सामान्य लक्षणों की। लोअर कैटेगरी में पोरिफेरा के सभी जीव बहुकोशिक। इनका जो शारीरिक ऑर्गेनाइजेशन है वह सेलुलर लेवल अर्थात कोशिकीय स्तर, क्योंकि इनमें स्पष्ट ऊतकों व अंगों का अभाव होता है। इस संघ के सभी जंतु जलीय होते हैं, जिनमें ज़्यादातर समुद्र में वास करते हैं। कुछ जंतु मीठे पानी में भी आवास करते हैं। इस समूह के जंतु अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनी बना के रहते हैं, लेकिन सभी सेसाइल अर्थात स्थानबद्ध तरीके से अपना जीवन व्यापन करते हैं। इन जंतु का जो शरीर की आकृति है वह फूलदान के तुल्य बेलनाकार हो सकती है, नली के आकार की हो सकती है, गद्दी के समान हो सकती है। कहीं कहीं में मल्टी ब्रांच्ड यानी बहुशाखित तरह की संरचना या शरीर का आकार दिखाते हैं। ये इन जंतु की जो सममिति है या जो सिमेट्री है वह रेडियल होती है या कभी कभी सममिति न होकर एसिमेट्रिकल दिखाई देते हैं। शरीर की जो भित्ति है, जो आउटर ओर से पिनेकोसाइड और अंदर की ओर से कोनेकोसाइड, और दोनों के बीच में जिलेटिनी मेसेनकाइमा या मिजोसाइल और उनके कंकाल तत्व तथा
मुक्त अमीबॉइड्स सेल्स विद्यमान होती है। शरीर में कोशिकाएं ढीली, व्यवस्थित तथा निश्चित परतों का निर्माण नहीं करती, अतः ये वास्तविक रूप से टू लेयर्ड नहीं होते। जल के प्रवाह के लिए शरीर में इनके अनेक पोर्स होते हैं, जिनको हम ओस्टिया और अंदर की साइड में चैम्बर्स होते हैं। शरीर से जल की धारा बाहर निकलने के लिए एक या दो जल निकास होते हैं, जिसको ओस्कुलम कहते हैं। इनकी जो कोनेकोसाइड या कोलर जो सेल्स होती है, जो फ्लैजिलेटेड होती है, विशेष प्रकार के प्रकोष्ठों को आस्तारित करती है। केवल स्पंज ही ऐसे मल्टीसेलुलर प्राणी होते हैं जिनमें कोनेकोसाइट्स होती है। इस संघ के सभी जंतु का शरीर यानी कि जो एक्सोस्केलेटन जो बना होता है, वो कैल्शियम या सिलिसाइस के स्पाइंस या स्पंज फाइबर्स या दोनों से मिला जुला बन करके बनता है। इनमें पोषण क्रिया, इंट्रासेलुलर, श्वसनांग एवं उत्सर्ज्य अंगों का इनमें अभाव होता है। कुछ जंतु फ्रेश वाटर में होते हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट वेक्यूल्स उपस्थित होती है। स्पंजों में प्रिमिटिव टाइप्स का नर्वस सिस्टम, जिनमें नर्व सेल्स जो डाइपोलर या पॉलीपोलर सेल्स की एक निश्चित जाल बनाती हैं, परंतु इनमें ट्रांसमिशन का अभाव होता है। सभी स्पंज हेर्मोफ्रोडाइट, परंतु सभी में क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, क्योंकि इनमें मादा से पहले नर परिपक्व हो जाते हैं। इस कारण से इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें बडिंग या जिमुल्स के द्वारा संपादित होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोगेमी द्वारा संपादित होता है। इस समूह के सभी जंतुओं में रीजनरेशन अर्थात पुनरुद्भवन की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है। अर्थात कहने में यह है कि इन जंतुओं को ड्राई करके रेशम के कपड़े में छानित करके पानी को वापस ज़मीन में डाल दिया जाए तो वहाँ पर स्पंज डेवलप हो जाते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन आंतरिक होता है तथा होलोब्लास्टिक प्रकार का इनमें क्लीवेज पाया जाता है। इनमें डेवलपमेंट अप्रत्यक्ष प्रकार से, जिसमें फ्री लिविंग एम्फीब्लोस्टुला एवं पेरेनकाइमुला नामक फ्लैजिलेटेड
लार्वाओं द्वारा संपादित होता है। अब बात करते हैं विशिष्ट लक्षणों की, जो अन्य फाइलों से अपनी एक फाइलम की विशिष्टता रखते हैं। इन जंतुओं का जो शरीर है वो मल्टी सेलुलर होते हुए भी सेलुलर ग्रेड्स हैं, अर्थात इनमें सेल्स में आपस में कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन का अभाव होता है। दूसरी जो विशेषता होती हैं, इनमें कोनेकोसाइट्स यानी कि कीप सेल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट विशिष्टता ये होती है कि इनमें कैनाल सिस्टम या नाल तंत्र पाया जाता है, जिसके माध्यम से ही ये श्वसन, उत्सर्जन, पोषण एवं जनन जैसी प्रक्रिया को संपादित करते हैं। इनके सामान्यतः जो बॉडी में छिद्रों की संख्या होती है वो लिमिट होती है, लेकिन इन जंतुओं के समूह में या इन समूह के जंतुओं में बॉडी में असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, जिनको ओस्टिया के नाम से जानते हैं, जो एक मुख्य भांति प्रक्रिया को संपादित करते हैं। इनका एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल जो कैलकेरियस और सिलिशियस के बने स्पिक्यूल्स एंड स्पंज फाइबर से बना होता है। यह जंतु सेडेंटरी अर्थात स्थानबद्ध होते हैं, एक ही जगह पड़े रहते हैं, परंतु अपनी आबादी बढ़ाने के लिए इनमें चलन लार्वाइज होते हैं, एम्बीबुलास्टुला एंड पेरेनकाइमुला, जिनके मार्फत से ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं इन जंतुओं में वर्गीकरण की। तो इनका जो वर्गीकरण का जो ये पूर्व में आपको अवगत कराया जा चुका है कि रॉबर्ट ग्रांट द्वारा इसको 2 आधार के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया। पहला है एक्सोस्केलेटन, जो कैलकेरियस एवं सिलिशियस के स्पंज फाइबर एंड स्पिकुल्स का बना होता है। दूसरा है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम 4 प्रकार के इनमें होते हैं, एस्कोन, साइकोन, ल्यूकोन एंड रेगोन। अब बात करते हैं इनके, क्योंकि इनको मुख्य रूप से 3 क्लासों में विभाजित किया है। नंबर 1 कैलकेरिया, जिसके उदाहरण है ल्यूकोसोलेनिया, स्काइफा और ग्रांशिया। दूसरा है इसमें हेक्सोगेनेलिडा, जिसके उदाहरण है हाइलोनेमा एंड यूप्लेक्टिला। और थर्ड जो इसका क्लास है वो है डेमोस्पोंजिया, जिसका अपन उदाहरण लेते हैं यूस्पोंजिया, स्पोंजिला, हिपोपोन्गिया। अब इनमें आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं लक्षण। सामान्यतः इनको किस नाम से पुकारा जाता है? तो कैलकेरिया के जो क्लास के जो जंतु हैं उनको लाइम्बी स्पोन के नाम से जाना जाता है। हेक्सोगेनेलिडा के स्पंजू को ग्लास स्पंज के रूप में जाना जाता है। डेमोस्पोंजिया के जंतुओं को फ्रेम स्पंज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट लक्षण लेते हैं हम नेचुरल हैबिटेट, अर्थात प्राकृतिक रूप से स्वभाव, आवास। कैलकेरिया जंतु के समूह के जंतु छिछले समुद्री जल में पाए जाते हैं।
हेक्सैगोनिलिडा के गहरे समुद्री जल में पाए जाएंगे। डेमोस्पोंजिया के जंतु छिछले जल में, गहरे समुद्री जल में, कुछ एक फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। अर्थात डेमोस्पोंजिया के सदस्य ही केवल फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, बाकी सभी समूह के जंतु समुद्री जल में वास करते हैं। अब बात करते हैं शरीर के लंबाई एवं साइज की। तो कैलकेरिया के जो जंतु है वह लगभग अप टू 10 सेंटीमीटर तक लंबाई होती है। हेक्सैगोनिलिडा की लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है और डेमोस्पोंजिया के जंतु सभी जंतुओं से लंबे अर्थात लार्जेस्ट होते हैं। अब बात करते हैं बॉडी शेप की। तो कैलकेरिया के जंतुओं का जो शरीर का जो शेप होती है वो सिलिंड्रिकल होती है। हेक्सैगोनिलिडा के जंतुओं का शरीर सिलिंड्रिकल हो सकता है, कपाकार हो सकता है, फनल के आकार का हो सकता है तथा कुछ जंतु एक बेसल स्टॉक के द्वारा जुड़े भी रहते हैं। डेमोस्पोंजिया की बात करते हैं तो इनका जो शरीर की जो साइज होती है वो फनलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, कपाकार हो सकती है या फिर क्लम शेप्ड हो सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। कैलकेरिया का एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात कैलकेरियस, हेक्सैगोनिलिडा का जो एक्सोस्केलेटन होगा वह सिलिशियस अर्थात सिलिका का, डेमोस्पोंजिया का जो एक्सोस्केलेटन बना होगा वह कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात कैलकेरियस, सिलिका या दोनों का बना होता है। अब बात करते हैं अगले लक्षण की, शरीर का रंग। कैलकेरिया के जंतुओं का शरीर का रंग या तो वाइट होगा या डल वाइट कलर होगा, जबकि हेक्सैगोनिलिडा के जंतुओं का जो शरीर का रंग होगा वो मल्टी कलर्ड होगा, कई कलर्ड होंगे, जबकि डेमोस्पोंजिया के जंतु का रंग लाइट येलो या हल्का पीला रंग का होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीकुल्स। तो कैलकेरिया में जो स्पीकुल्स होंगे वह मोनोएक्सिस, ट्राईएक्सिस या टेट्राएक्सिस होंगे, जबकि हेक्सैगोनिलिडा के जंतु का जो स्पीकुल्स होंगे वो सभी हेक्सा एक्सिस के होंगे। डेमोस्पोंजिया में जो स्पीकुल्स होंगे वो मोनोएक्सिस या टेट्राएक्सिस होंगे। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टिव कैपेसिटी की, अर्थात इनमें संकुचन क्षमता कितनी पाई जाती है। तो कैलकेरिया के जंतु में कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी नहीं होती, हेक्सैगोनिलिडा के अंदर भी संकुचन क्षमता नहीं होती, जबकि डेमोस्पोंजिया में ये संकुचन क्षमता काफ़ी अधिक होती है। अब बात करते हैं कोइनोसाइट सेल्स की। तो इनका यदि कैलकेरिया में बात करते हैं तो तुलनात्मक दृष्टि से कोनिकोसाइट्स या कोइनोसाइट सेल्स है वो सबसे बड़ी होती है, जबकि हेक्सैगोनिलिडा में सबसे छोटी होती है, जबकि डेमोस्पोंजिया में छोटी होती है लेकिन दोनों की तुलना में मध्य। अब बात करते हैं कैनाल सिस्टम की।
कैलकेरिया में एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जा सकता है, साइकोन टाइप का पाया जा सकता है, या फिर सिंपल ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाएगा। जबकि हेक्सैगनेलिडा में कॉम्प्लेक्स ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जबकि डेमोस्पोंजिया में रेगोन टाइप या ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम पाया जाता है। थैंक यू।